एकनाथ शिंदे के साथ तो खेल हो गया। जो बात उद्धव ठाकरे और पूरा विपक्ष लगातार कह रहा था कि बीजेपी काम निकालकर उन्हें साइड कर देगी, ठीक वैसा ही शिंदे के साथ हो भी गया। बीजेपी ने शिंदे को पूरी तरह किनारे लगा दिया। पहले सीएम पद छीना, फिर वो मंत्रालय भी नहीं दिया जिसकी डिमांड शिंदे अपने लिए कर रहे थे और अपने मंत्रियों के लिए कर रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि शिंदे और उनके समर्थक बुरी तरह से खिसिया रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने तो उनका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी ने शिंदे के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बीजेपी शिंदे से डर गई है? तो क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में साल 2022 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने शिंदे को पूरा सम्मान दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं सरकारी शिंदे की वजह से बनी थी। ना शिंदे उद्धव से अलग होते, ना बीजेपी सत्ता में आकर बैठ पाती। लेकिन शिंदे और बीजेपी कुछ दिन ही सरकार चला पाए थे और बीजेपी कुछ दिन बाद से ही शिंदे के खिलाफ रणनीति बनाने में लग गई थी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिनों तक शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई और कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि अजीत पवार भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले, यानी कि एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और उस समय ये कहा गया था कि अजीत पवार को लाने के पीछे की जो बड़ी वजह है वो यही मानी जा रही है कि शिंदे कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएं। शिंदे ये समझ लें कि वो बीजेपी को झटका देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी को उन्होंने झटका दिया तो भी एनडीए की सरकार नहीं गिरेगी और वो बीजेपी पर हावी होने की कोशिश ना करें। इसीलिए बीजेपी ने अजीत से हाथ मिलाया और अजीत के साथ मिलकर, यानी कि फिर 3 दलों ने एक साथ मिलकर सरकार चलाई। उसके बाद सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे। यानी 2022 में ही इस बात की तैयारी हो गई थी कि एक विकल्प के तौर पर बीजेपी ने अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया था, ताकि शिंदे कभी भी बीजेपी पर अगर हावी होने की कोशिश करते हैं तो अजीत पवार की वजह से वो हावी नहीं हो पाएंगे। और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद शिंदे ये मानकर चल रहे थे कि सीएम तो उन्हें ही बनाया जाएगा, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में, उनके ही चेहरे पर बीजेपी और एनडीए ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी और एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि एमबीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो पूरा का पूरा दारोमदार शिंदे के कंधे पर डाल दिया गया और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद कमान संभाली एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा और लाड़की बहना योजना का प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया और उसकी योजना का नाम भी पहले मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना ही था। और ये योजना राज्य में गेम चेंजर साबित हुई और उसके बाद नतीजे सभी के सामने हैं। ऐसे में जब नतीजे आए तो शिंदे इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा और उनको जो भी पसंदीदा मंत्रालय होंगे वो उन्हें दिए जाएंगे। यानी बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाने का जो तोहफा है वो शिंदे को दिया ही जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए, नतीजे के आने के बाद अजीत पवार के साथ बीजेपी ने डील की। अजीत पवार ने हथियार डाल दिए और इसके बाद मजबूरन शिंदे को भी बीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा और बीजेपी ने बता दिया कि इस बार सीएम तो उनका ही होगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम पद को लेकर भी शिंदे आखिर तक ये कहते रहे कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर में जब डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार ने स्वीकार कर लिया तो शिंदे को भी वो पद स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद बात आई गृह मंत्रालय को लेकर। दावा ये किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के दिन शिंदे तब तक शपथ नहीं ले रहे थे जब तक कि आलाकमान की तरफ से उन्हें गृह मंत्रालय देने का आश्वासन नहीं दे दिया गया था। इसके बाद जब गृह मंत्रालय उनको कहा और देवेंद्र फडणवीस की भी तरफ से कहा गया कि आपको गृह मंत्रालय देने पर विचार किया जाएगा, तब जाकर उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। यानी जैसे तैसे बीजेपी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनने के लिए मना पाई और इसके बाद पेच फंसा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लंबी चर्चा के बाद शपथ ग्रहण के बाद 15 दिसंबर की शाम को जाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इसके बाद भी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन मंत्रिमंडल में उन नेताओं को, उन विधायकों को जगह नहीं दी गई जिनको शिंदे चाहते थे और इसकी वजह से शिंदे गुट के नेता भी नाराज हुए, विधायक नाराज हुए, साथ ही कुछ अजीत पवार दल के नेता और विधायक भी नाराज हो गए थे। जैसे तैसे शिंदे को मनाया गया और वो डिप्टी सीएम पद लेने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन इसके बाद पेच फंसा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर।
लगातार इस पर चर्चा चलती रही कि किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन बाद में जब 15 दिसंबर की शाम को जब कैबिनेट विस्तार की बात आई और उसका ऐलान हुआ तो उससे भी कई नेता नाराज हो गए, कई विधायक नाराज हो गए, क्योंकि उसमें शिंदे के कई विधायकों को जगह नहीं दी गई थी। वहीं कुछ अजीत पवार गुट के भी विधायक थे जिन्हें जगह नहीं दी गई थी। इसके अलावा फिर मंथन हुआ, जैसे तैसे मनाने की कोशिश की गई और इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया। और इस मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया कि शिंदे को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। बीजेपी ने शिंदे को यह मैसेज दे दिया है कि आपकी हमें उतनी जरूरत नहीं है, और इस बात से शिंदे और शिंदे के समर्थक अब बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि शिंदे ने जो भी मांग रखी थी उनकी वो मांग पूरी नहीं की गई, उल्टा अजीत पवार की सारी मांगे मानी गई हैं। दरअसल मंत्रिमंडल में 33 कैबिनेट और 6 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही फडणवीस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे, यानी बीजेपी जो चाहती थी वो उस पर अड़ी रही। इसके अलावा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले हैं, और ये बहुत ज्यादा वजन वाले विभाग नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस एंड प्लानिंग और स्टेट एक्साइज की जिम्मेदारी दी गई है। अब दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर शिंदे गुट का तर्क था कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी हमें ही मिलना चाहिए, यानी शिंदे को ही मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने शुरुआत से ही जब भी वो सत्ता में रही है तो गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखा है, और वो ऐसा ही इस बार भी करना चाहती थी। तो शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया गया था। इसी तरह एनसीपी अजीत गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो शिंदे को सबसे हल्के मंत्रालय दिए गए हैं। अजीत पवार को जो मंत्रालय दिए जा रहे थे उससे वो संतुष्ट भी थे। उन्होंने 2 और मंत्रालयों की डिमांड की थी, एक था आबकारी और दूसरा सहकारिता। वित्त और कृषि पर तो वो पहले से ही बात बन चुकी थी। दरअसल अजीत पवार की राजनीति का मुख्य केंद्र मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र है। मराठवाड़ा में विधानसभा की 46 सीटें हैं, तो पश्चिम महाराष्ट्र में 70, यानी इन 2 हिस्सों में राज्य की 288 सीटों में से 116 सीटें हैं। वैसे तो महाराष्ट्र विधानसभा की आधी सीटें शहरी जनसंख्या वाली हैं, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की अधिकांश सीटें ग्रामीण हैं। ऐसे में यहाँ कृषि की जनता कृषि पर ही निर्भर है। साथ ही इस हिस्से में भारत की सबसे ज्यादा शुगर मिलें हैं, और महाराष्ट्र में यह दावा भी किया जाता है कि जिसने शुगर लॉबी पर कब्जा कर लिया उसने महाराष्ट्र पर भी कब्जा कर लिया। और शुगर लॉबी पर कब्जे के लिए अजीत पवार सहकारिता मंत्रालय अपने पास रखना चाहते थे। साथ ही कृषि मंत्रालय को लेकर उन्होंने शुरुआत से ही अपनी डिमांड फडणवीस को बता दी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजीत पवार ने जिस मंत्रालय की डिमांड बीजेपी से की उन्हें वो सभी मंत्रालय दे दिए गए। लेकिन बात अगर शिंदे की करें तो उन्हें जो मंत्रालय दिए गए हैं उनसे तो शिवसैनिक ही खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शिंदे जब सीएम थे तो उनके पास जो मंत्रालय थे उन पर भी बीजेपी ने कैंची चला दी है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद छोड़ने के बदले में गृह मंत्रालय मांगा था, आप सभी जानते हैं, जो उन्हें नहीं दिया गया। इसके अलावा शिंदे की तरफ से राजस्व, ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी डिमांड की गई थी, लेकिन बीजेपी ने शिंदे की ये डिमांड भी नहीं मानी। और रही सही कसर शिंदे से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, जो 20 दिन पहले तक शिंदे के पास था, वो भी उनसे छीन लिया। यानी फडणवीस ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में भले ही दिखावे के तौर पर ही सही एकनाथ शिंदे नंबर 2 हैं, जबकि जो ताकत अजीत पवार को दी गई है उसमें साफ है कि काम के नंबर 2 अजीत पवार है। और ये बात उनके बयान में भी दिखाई दी थी जब उन्होंने कहा था कि अजीत पवार एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और उनके इस बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी कि आखिर उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम क्यों नहीं लिया। तो अब मुख्य सवाल ये आता है कि आखिर बीजेपी शिंदे को कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या बीजेपी को शिंदे से डर लग रहा है? तो आपको बता दें, इसकी मुख्य वजह यह है कि शिंदे तेजी से मजबूत हो रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया है, और ये बात अभी नतीजों में साफ साफ दिखाई भी दी। उद्धव के साथ जब शिंदे थे, यानी शिवसेना एकजुट थी, तब 40 विधायकों के साथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए थे। इसके बाद जब अभी विधानसभा चुनाव हुए तो शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, और शिंदे ने अपने चेहरे पर 57 सीटें शिवसेना को जिताई। और शिंदे की इसी मजबूती ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, और बीजेपी अब डर गई है कि अगर शिंदे इसी तरह से मजबूत होते रहे तो आने वाला समय ये होगा कि शिंदे की शिवसेना खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखने की
कोशिश करेगी और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि शिंदे मजबूत हो और बीजेपी अभी से शिंदे को किनारे लगाने की कोशिश में लग गई है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी जिन सहयोगियों के सहारे सत्ता में आती है धीरे धीरे उनको किनारे लगाती है, फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देती है। वैसी ही स्थिति इस बार होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत शिंदे से हो चुकी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।